हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा नाम मुकेश बसेना। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नया विषय, राष्ट्रीय प्रतीक। ये जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और जहाँ 3 सिंह दिखाई दे रहा है, पीछे एक सिंह है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते है। इसके बारे में हम कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं। राजकीय चिन्ह सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाए गए सिंह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाए गए बैल और घोड़े का संबंध, बैल का संबंध भारत की कृषि और घोड़े का संबंध औद्योगिक संपत्ति से है। इस प्रकार इसमें 3 चित्र हैं, सिंह, बैल और घोड़ा। राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाए गए हाथी को बुद्ध का अवतार माना गया है। इसमें हाथी का चित्र भी है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है कि सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल सिर्फ शासकीय कामों में किया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय मुद्रा पर भी छपा होता है। राष्ट्रीय चिन्ह का दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट 2005 बनाया गया था। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज, जो कि तिरंगा है। तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2। मतलब यदि लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगा। इसे अंगीकृत किया गया, मतलब 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें 3 रंग होता है, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, जो कि ताकत, साहस, बल और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में होता है सफेद रंग, जो कि शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और सबसे नीचे होता है हरा रंग, जो कि शुभ विकास, उर्वरता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। और सबसे बीचों बीच में होता है अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती है, जिसकी कलर होती है गहरा नीला। और इसके प्रतीक होता है निरंतर प्रगतिशीलता का। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का जिम्मा महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को सौंपा था। किसको सौंपा गया था? पिंगली वेंकैया को। और पिंगली वेंकैया जी जो थे, साल 1921 में ध्वज का डिजाइन तैयार किया। पहली बार 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट के पास प्रिंसेप पार्क में इसे फहराया गया था। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रगान, जो कि हम सभी जानते हैं, स्कूल में रोज स्कूल चालू होने से पहले गाते थे, जनगण मन अधिनायक जय हे। इसके रचयिता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। कब गाया गया और कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रगान को गाने में करीब 52 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है समय? 52 सेकंड। राष्ट्रगान के बोल और धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार की थी। राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशन मार्गरेट ने तैयार किया था। म्यूजिकल नोटेशन किसने तैयार किया? मार्गरेट ने। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, जिसमें सिर्फ पहली और आखिरी पंक्तियां बोली जाती है। इसके लिए समय लगता है 20 सेकंड का। राष्ट्रगान को गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह गीत मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में था। यह गीत जो वंदे मातरम है 1882 में प्रकाशित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से। और सबसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया। कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे गाते ही भारतीयों के दिलों में अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना जागृत होती थी। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया भारतीय मोर को। और ये पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? मोर को ही कहा जाता है। मोर की सुंदरता के अलावा उसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। ये जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ये भगवान मुरुगन का वाहन भी है। मोर की उम्र 25 से 30 साल होती है। मोरनी की लंबाई, चौड़ाई और पूंछ के रंग के आधार पर अपनी साथी चुनती है। मोरनी जो है लंबाई, चौड़ाई और पूंछ के रंग के आधार पर अपनी साथी चुनती है। मोर बहुसहचर होते हैं और आमतौर पर उनके हरम में 2 से 5 मादाएं होती है। मतलब मादाएं 3 से 5 अंडे देती है। युवा पक्षी 28 दिनों के बाद अंडे से बाहर निकलता है। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में से एक है।
रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु 18 नवंबर 1972 को घोषित किया गया। 18 नवंबर 1972 को घोषित किया राष्ट्रीय पशु किसको? रॉयल बंगाल टाइगर को। और बाघों को राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे कई वजह हैं। जैसे ये जो बाघ है अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर है। बाघों को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए साल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना क्यों शुरू की गई? बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए साल 1973 में। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघों की 8 प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडोचीन, सुमात्रा, आमुर या साइबेरियाई, दक्षिणी चीनी, कैस्पियन और जावा और बाली। बाघों के शरीर पर सबसे ज्यादा धारीदार पट्टियां होती है, लेकिन किन्हीं दो बाघों की धारियां एक जैसी नहीं होती। बाघों को तैरना पसंद होता है, 6 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। बाघों का पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सुअर और हिरण होता है। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प, जो कि इंग्लिश में नेशनल फ्लावर कहा जाता है। यह है कमल। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 किसे घोषित किया गया? कमल के फूल को। कमल को शुभ प्रतीक माना जाता है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। कमल का पौधा पानी में ही उगता है। हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी कमल है। कमल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक है? पवित्रता और शुद्धता। और भारत के राष्ट्रीय पुष्प के साथ साथ किस राज्य का राजकीय पुष्प है? हरियाणा और कर्नाटक का। उपनिषद, रामायण और शास्त्रों में कमल का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में कमल का महत्वपूर्ण स्थान। अब बात करते हैं हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलकर बनाया गया है। इसका सिंबल होता है इस प्रकार। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय दिवस। हमारा 3 राष्ट्रीय त्यौहार होता है, राष्ट्रीय दिवस होता है। एक है स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस और एक गांधी जयंती, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमको 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता है, उनका जन्म हुआ। कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए संघ संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। इसको प्रारंभ कब हुआ? किसने किया? कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में किया प्रारंभ हुआ। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।